नमस्कार दोस्तों, मोहित स्टडी आई के सेंटर में आपका स्वागत है। मेरा नाम मोहित चक्रवैश्य है और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ सीडीपी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो सीटेट एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। देखिए, सीडीपी में जिस तरीके के क्वेश्चंस आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं हू बहू क्वेश्चंस हैं। आपको मैं आपको क्वेश्चन के साथ साथ बाकी बातें भी आपको बताता रहूँगा कि क्वेश्चंस का स्वरूप क्या रहता है, क्वेश्चंस किस रूप में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मेरे जो है बातों को बहुत गौर से समझिएगा, सुनिएगा, इम्पॉर्टेंट है। दूसरी बात, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए जिन क्वेश्चंस में आपको दिक्कत है, जैसे ये क्वेश्चन आपको नहीं आया मान लीजिए, तो उस क्वेश्चन को छोटे शब्दों में एक लाइन में उसका आंसर एक जो है कॉपी बना लीजिए, उसमें लिखा करिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास एक जो है रिवीजन के लिए जो है नोट्स तैयार हो जाएगा। बहुत ज़्यादा लंबा नोट्स नहीं जाएगा। मुझे लगता है कि अगर ये 2 महीने भी अगर नोट्स बनाओगे तो 10-5 पन्ने से ज़्यादा नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये 10-5 पन्ने आप आराम से याद भी कर लोगे, डेली रिवीजन से आपको रट भी जाएगा। एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो आप क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से क्वेश्चंस कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। 40 लाइक्स का टारगेट है। लाइक मोटिवेशन के लिए है ताकि हम आपके लिए इसी प्रकार से डेली वीडियो लेकर के आते रहेंगे। देखिए, मैं पेपर वीडियो लेके आता हूँ, टॉपिक्स पे जो है वीडियोस बनाता हूँ। आप जैसा कि आप मेरे जो है प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं कि जहाँ पे टॉपिक वीडियोस बने हुए हैं। यूपीएलटी जो है ग्रेड की शिक्षक भर्ती जो निकली थी उसके लिए मैं वीडियोस अपलोड करता हूं। और अगर जिनका पेपर 2 में सामाजिक विज्ञान सब्जेक्ट है उनके लिए मेरे जो है बाकायदा फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा कंप्लीट जो है सिलेबस वीडियो अपलोडेड है। ठीक है, तो उसको भी आप देखा करिए। तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। पहला क्वेश्चन, मूल्यांकन सिलेबस का एक टॉपिक है तो इसलिए ध्यान रखिएगा एक क्वेश्चन मूल्यांकन से आएगा। अब बहुत सिंपल है, मूल्यांकन किया क्यों जाता है इतना अगर आपको पता है तो यूँ समझ लीजिए आंसर आप लगा लेंगे। हमेशा मूल्यांकन क्यों किया जाता है, मैं अगर आपसे पूछा ये क्यों कर रहे हो तो मैं आपसे पॉजिटिव पूछ रहा हूँ ना, क्यों पढ़ाई कर रहे हो। ये तो नहीं कर रहे हो कि चोरी करने के लिए करूँगा, तो ये निगेटिव आंसर हो गया। आप कहोगे पढ़ाई क्यों कर रहे हो, मुझे पढ़ाई इसलिए कर रहा हूँ ताकि मेरा बौद्धिक विकास हो, बुद्धि का विकास हो, ताकि मैं जीवन के अच्छे जो है मुकाम पे पहुँचूँ, है ना, समाज में जो है मेरा रहन सहन अच्छा हो। यही सारे आंसर होंगे। तो वैसे ही हमें पॉजिटिव आंसर देने। पहला क्वेश्चन है, मूल्यांकन को डैश डैश देखते हैं। तो देखिए, मूल्यांकन एक अलग गतिविधि के रूप में लिया जाना चाहिए या फिर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। तो आंसर हमें मिल गया है। मूल्यांकन को हम एक टीचिंग जो है स्किल्स जो होती है, अधिगम प्रक्रिया होती है, जब हम किसी बच्चे को पढ़ाते हैं तो उसी को कहते हैं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, है ना। उसमें हम बच्चों के साथ किन किन जो है प्रक्रियाओं स्किल्स का यूज़ करते हैं, तो इस मूल्यांकन को भी उसका एक पार्ट माना जाना चाहिए। ताकि हम बच्चे का मूल्यांकन क्यों करते हैं, तो भाई मूल्यांकन इसलिए करते हैं ताकि हम बच्चे की प्रगति का आकलन कर सके, बच्चा कितना प्रगति कर रहा है, और फिर उसका जो है अगर कुछ कमियां हैं तो उसका निदान कर सकते हैं। बहुत सारे के मूल्यांकन होते हैं, सतत होता है, व्यापक मूल्यांकन होता है ना, रचनात्मक मूल्यांकन होता है और उपचारात्मक मूल्यांकन होता है। इन सभी चीज़ों को जो है आपको अच्छे तरीके से तैयार करते हुए चलना है। मैं आपको इसका कंप्लीट वीडियो, थ्योरी वीडियो आपको दूंगा। ठीक है, उस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। आंसर हो गया बी। नेक्स्ट, यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्तवृत्ति में नहीं है तो आप क्या करेंगे। चित्तवृत्ति का मतलब होता है कि मतलब उनका क्लास में मन नहीं लग रहा है, चित्त नहीं लग रहा है, उनका जो है दिमाग ही नहीं लग रहा है पढ़ाई में, इधर उधर देख रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे। तो आप क्लास से 1 से 5th तक के बच्चों को मान लीजिए पढ़ाते हैं और ऐसी सिचुएशन देखने को मिलती है, तो आप उनको जो है डांट धमका करके उसे बाध्य करेंगे। हमें पॉजिटिव आंसर देना है, चित्तवृत्ति में नहीं। तो हमें क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, डांटेंगे, ये निगेटिव बात होगी। उन विद्यार्थियों को कक्षा छोड़ने के लिए कह देंगे, जैसे अक्सर हमारे स्कूलों में टीचर है जो करते हैं, पनिशमेंट दे देते हैं, बाहर से निकलिए, खड़े हो जाइए वहाँ पे, है ना, मुर्गा बन जाइए। इस तरीके की एक्टिविटी नहीं करनी है। उन्हें चेतावनी देंगे कि वे अवश्य जो है अध्ययन करें, नहीं तो आप जो है प्रिंसिपल के पास उन्हें लेकर के जाएंगे या उनका सूचना दे देंगे कि ये लड़के ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो इसकी जगह आंसर ये होगा कि उन्हें उनकी रुचि या आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीज़ें बताएंगे। आंसर हो गया ऑप्शन डी। बाकी जो है सी जो है ए बी सी जो है तर्क संगत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीटेट का जो है, अच्छा एक बात बताइए, सीटेट का एग्जाम कौन पहली बार देने जा रहा है। अभी जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आई है कि टेट जो है क्वालिफाई होना चाहिए, तो बहुत सारे लोग जो है टेट भी निकालने की कोशिश करेंगे, तो अपनी तैयारी शुरू कर दिया होगा।
तो वो कौन कौन से हैं आप कमेंट ज़रूर करिएगा। जो पहली बार सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं वो मुझे कमेंट करिएगा। मैं आपको बीच बीच में ये बताता रहूँगा कि कैसे आपको तैयारी करनी है और पहली बार में ही आपका चीज़ें निकल जाए। थोड़ी मेहनत पड़ेगी, यकीन मानिए मेहनत इसलिए पड़ेगी कि आपको करनी पड़ेगी। आप ये सोचें कि नोट्स नहीं बनाऊंगा, मेरा फ़ायदा हो जाएगा, मैं क्यों करूँ इतना मेहनत, तो हो सकता है पास भी हो जाए, ऐसा नहीं कह रहे, पर फेल होने के भी चांसेस रहेंगे। तो क्यों रिस्क लेना, 1200 रुपये भी जाएंगे आपके और पढ़ाई भी आपको दोबारा करनी पड़ जाएगी। तो ऐसी सिचुएशन ना लाएं। इससे अच्छा है कि आधा घंटा का वक्त, अब जैसे पढ़ रहे हो, ये वीडियो देख रहे हो तो वीडियो के नोट्स भी बना लो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। थॉर्नडाइक पूरा एक टॉपिक है, ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत में किस शीर्षक के से सिद्ध किया है? तो देखिए थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत था वो जो है लर्निंग बेस्ड जो है सिद्धांत था। ठीक है, तो यहाँ पे अभ्यास का नियम उन्होंने दिया था, अभ्यास का नियम है ना। तो अभ्यास का नियम क्या है? यहाँ पे अधिगम के प्रयास एवं भूल आंसर है। अभ्यास, ये दिया था नियम था सीखने का नियम। ठीक है, सीखने का नियम दिया था और सीखने का नियम के तहत इन्होंने 3 चीज़ें बताई थी। अभ्यास से, निरंतर आप अभ्यास करिए किसी चीज़ का, डेली प्रैक्टिस करिए, फिर आप प्रैक्टिस के समय क्या होगा, प्रैक्टिस करेंगे तो एरर होगा, गलतियां होंगी, फिर आप एरर करेंगे तो फिर ट्राई करेंगे तो ट्रायल होगा, तो एरर एंड ट्रायल, प्रयास एंड त्रुटि के आधार पर आप जो है डे बाय डे अभ्यास करते जाएंगे और धीरे धीरे आप सीख जाएंगे। जैसे आप कोई पेपर सॉल्व करते हैं, आप उस पेपर में 30 क्वेश्चन आते हैं और पहली बार आप देखते हैं कि आप उस पेपर में आप 10-15 क्वेश्चन गलत कर देते हैं, फिर एक पेपर सॉल्व करते हैं, फिर आप देखते हैं, फिर एक दिन, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते आप 30 में से 28 क्वेश्चन सही करने लग जाते हैं। तो इसी अभ्यास की बात हो रही है। उसके बाद तत्परता का नियम आता है। तत्परता का नियम, किसी भी काम में तत्परता दिखाकर भी आप सीख सकते हैं, रुचि, इंटरेस्ट दिखा के। उसके बाद प्रभाव का नियम होता है तीसरा। इन तीनों को नियम को बस लिख लीजिए। इन तीसरे नियम, इन 3 बातों के अलावा थॉर्नडाइक के पास कुछ भी नहीं है। आपको घूम फिरा के यही चीज़ पूछेगा। अभ्यास का नियम मतलब इफेक्ट, किसी चीज़ के प्रभाव में आकर के सीखने की क्षमता को बढ़ाना, है ना। तो ये अभ्यास, तत्परता और प्रभाव, इन 3 चीज़ों के माध्यम से आप सीख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अधिगम के प्रयास एवं भूल, यहाँ पे ये अभ्यास के नियम के अंतर्गत आएगा। संकेत अधिगम का कोई लेना देना नहीं है, संज्ञानात्मक अधिगम का कोई लेना देना नहीं, स्थान अधिगम का कोई लेना देना नहीं है। बातें आपको समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट किस वैज्ञानिक का सिद्धांत है? बहुत ही बार पूछा जाएगा, तो आंसर है वाइगोस्की। घूम फिरा के 2024 में क्वेश्चन पूछा गया। ये तो मैं कह रहा हूँ 2011 से लेकर अब तक 5, 6, 7, 8 पता नहीं कितनी बार पूछा गया होगा, मुझे ये भी याद नहीं, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वाइगोस्की ने दिया था। वाइगोस्की ने 3 चीज़ों को डिफाइन किया था, ZPD, स्कैफोल्डिंग, ये बातें आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, ZPD, स्कैफोल्डिंग और MKO। तो ZPD और स्कैफोल्डिंग एक तरीके से एक ही है। ZPD और स्कैफोल्डिंग में मतलब जिस बच्चे को क्या आता है और क्या नहीं आता के बीच का क्षेत्र ZPD कहलाता है। स्कैफोल्डिंग जो होता है, इसको सीधा सीधा आप याद रखना, अस्थायी हेल्प। बच्चे को पढ़ाते वक्त अस्थायी हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। कई बार क्या होता है, पढ़ा रहे हो, कोई भी कार्य हो, पढ़ाना, खेलना, कूदना, साइकिल चलाना, कुछ प्रैक्टिस करा रहे हो, उसमें क्या होता है, उसको आता है लेकिन समय समय पे उसको गाइड करने की ज़रूरत है। जैसे क्रिकेटर क्रिकेट खेलता है तो कोच कहता है नहीं ये तुमने कैसे शॉट मारा, इसको थोड़ा ऐसे करना होता है, तो गाइड किया ना। साइकिल चलाते वक्त पिता जो है, बच्चा जब साइकिल चला रहा होता है तो पिता जो है बीच बीच में उसको अस्थायी हेल्प करता रहता है, सपोर्ट देता रहता है, फिर धीरे धीरे वो बच्चा साइकिल भी चलाने लग जाता है। कार चलाने की प्रक्रिया भी ऐसे ही होती है। तो इस अस्थायी हेल्प करते हैं इसमें बच्चा। MKO में क्या होता है, मोर नॉलेज अदर, इसका फुल फॉर्म होता है। इसमें क्या होता है कि बच्चे को जो सिखाने वाला कार्य होता है, कोई बच्चे से ज़्यादा नॉलेजेबल व्यक्ति उसको उस कार्य के बारे में बताता है। जैसे अब जैसे हाई स्कूल में कोई टीचर ही हमें पढ़ाएगा, इंटर में हमको कोई टीचर पढ़ाएगा क्योंकि वो हमसे ज़्यादा नॉलेज रखता है, इसीलिए तो मोर नॉलेज अदर, वो हमको गाइड करेगा, सारा रास्ता दिखाएगा, है ना। कुछ भी आपको सीखना है, प्रैक्टिकली सीखना है, आप किसी चीज़ में एक्सपीरियंस हासिल करना चाहते हैं तो आपको सीखना पड़ेगा। वो सीखने के लिए आपको किसी के पास जाना पड़ेगा, तो वो आपसे ज़्यादा नॉलेजेबल हो, उसी के पास तो जाओगे। तो यही आंसर है यहाँ पे। तो यहाँ पे 3 बातें हैं, इन 3 बातों को अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं।
बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बार बार क्वेश्चन होगा। बुद्धि का एक प्रॉपर टॉपिक है और इसमें बहुत सारे टॉपिक्स के अंतर्गत क्वेश्चन आते हैं। मैं इसका एक प्रॉपर वीडियो आपको दूंगा, हो सकेगा तो कल ही मैं इंटेलिजेंस के संबंध में आपको जो है वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो ये द्विकारक सिद्धांत दिया था स्पीयरमैन ने। इन्होंने डिफाइन किया था जी फैक्टर और एस फैक्टर के रूप में। इसे कहते हैं जनरल फैक्टर, इसे कहते हैं सामान्य फैक्टर, और ये इसे कहते हैं स्पेसिफिक फैक्टर, मतलब विशिष्ट जो है क्षेत्र हो सकता है, विशिष्ट फैक्टर। इनका मानना था व्यक्ति के अंदर जनरल जो है इंटेलिजेंस के साथ साथ कुछ जो है विशिष्ट योग्यताएं भी होती हैं। अब भाई ये बात सामान्य सी सही भी लगती है कि जैसे हम जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं, ये सुन रहे हैं बातें, उनमें से हो सकता है कि जो हमारे पास जो सामान्य बुद्धि है, हम रोजमर्रा के जो जीवन में काम करते हैं सामान्य बुद्धि के अंतर्गत ही आता है। लेकिन कुछ लोगों के अंदर विशिष्ट योग्यताएं हो सकती है। विशिष्ट योग्यताएं क्या हो सकती हैं? जैसे हो सकता है कि कुछ लोग म्यूजिक बजाने में अच्छे हों, मतलब सिंगिंग में अच्छे हो सकता है, गाना बहुत ही सुरीली आवाज़ में गाते हो। कुछ लोगों की मैथमेटिकल गणनाएं बहुत अच्छी हों, कुछ लोगों की फिजिकल हेल्थ भी अच्छी हो सकती है, रनिंग स्किल्स में बहुत अच्छे हो, है ना। हो सकता है कुछ लोग जो है भाषा स्किल्स में बहुत अच्छे हों, उनसे बातचीत करो तो अलग ही लेवल का जो है वो व्याख्यान कर देते हैं, है ना। तो कुछ लोग दूसरे के दुख दर्द, दूसरे के आचरण, दूसरे के भावनाओं को समझने के लिए बहुत अच्छे हों, है ना। ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये विशिष्ट योग्यताओं के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। तो सामान्य बुद्धि के साथ साथ कुछ लोगों में विशिष्ट योग्यताएं भी आपको देखने को मिलती हैं। कुछ लोग आर्ट में, क्रिएटिविटी में बहुत अच्छे होते हैं। तो ये सभी कुछ बातें इन्होंने बताई थी, ठीक है। तो द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया था। अब बहुकारक सिद्धांत, बहुबुद्धि सिद्धांत जो है वो गार्डनर ने दिया था। ये बात भी आपको याद रखना है, ठीक है। यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो इसे क्या कहते हैं? पूर्व ज्ञान, जो भी आपके पास पहले का ज्ञान पड़ा है दिमाग में, है ना, उसको क्या कहेंगे? इसको कहते हैं स्कीमा। तो पहले का जो ज्ञान है या अनुभव कह लीजिए, आपके नए ज्ञान में आपकी हेल्प कर रहा है। जैसे जैसे कैसे बताऊं आपको, कि जैसे आपने साइंस पढ़ी थी और साइंस के जो है, साइंस की जो कुछ गणनाएं जो है मैथ में आती हैं, तो वो साइंस का पढ़ा हुआ मैथ में काम आ रहा है। जैसे 2+, मान लीजिए उदाहरण के तौर पे समझ लीजिए कि आपने जीवन में 2+2 पढ़ा था, कि 4 एडिशन इस तरीके से पढ़ा था। आगे आने वाले समय में 2+ जो है 6 और 4, 2+6 जैसे कैरी वाले हो गए, कैरी वाले क्वेश्चन हो गए, जिसमें जो है एक कैरी लेके चलते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें अगर होती हैं तो यहाँ कहते हैं सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण, जहाँ पे सहायता करती है। अगर सहायता नहीं करती तो इसे नकारात्मक कहते हैं, ठीक है। और अगर कुछ नहीं करती तो इसे शून्य स्थानांतरण कहते हैं। इन 3 चीज़ों को ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। रवीना, अक्सर यह क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक बच्चा जो है बहुत बातें करता है, जैसे कि इसमें है, रवीना अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती है लेकिन वो विद्यालय में काफ़ी बात करती है। अब इसी क्वेश्चन को बदल देंगे, कुछ भी कर सकते हैं कि एक बच्ची जो है जो घर में बहुत बात करती है लेकिन स्कूल में बात नहीं करती, कुछ भी कर सकते हैं। एक बच्ची जो है घर में बात नहीं करती लेकिन दूसरे पड़ोसी के घर जब जाती है तो खूब बातें करती है, उनके खिलौनों से खेलती है, बच्चों के साथ खेलती है, लेकिन घर में चुपचाप रहती है। तो इसका क्या कारण है? तो इसका यही कारण है कि बच्चे को जो है इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही है, बच्चे की बातों को महत्व नहीं दिया जा रहा है, मोटिवेट नहीं रखते बच्चों को। अब इस घर में है तो पता चला हर वक्त उसको आंख दिखाए रहते होंगे, यही नहीं करना है, टप ऐसे करते होंगे, तो हर वक्त डांटते रहते होंगे, हर वक्त आंख दिखाते रहते होंगे, थोड़ा सा इमोशनली कनेक्ट होने का प्रयास नहीं करते होंगे। वही चीज़ बगल वाले के पड़ोस के यहाँ क्या होता है, बच्चों के साथ खेलती है ना। उसके पड़ोस जो भी लोग रहते हैं वो अक्सर जो है उसके साथ इमोशनली कनेक्ट रहते हैं, उसके लिए कुछ खाने पीने के लिए आते हैं। वो अक्सर अगर बच्चा बोलता है कि देखो मैं ऐसा कर रही हूँ, ऐसा कर, तो उसको मोटिवेट करते हैं, हाँ बेटा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। तो ये होता है। तो यहाँ पे आंसर है, उनके विचारों को विद्यालय में मान्यता दी जा रही है, इसलिए वो बच्चे खूब बातें कर रही है और स्कूल घर में बातें नहीं करती है, ठीक है। बंधनकारी सुदृढ़ीकरण रीइंफोर्समेंट का सिद्धांत किसके द्वारा है? नोट कर लीजिए, रीइंफोर्समेंट सिद्धांत जो सिद्धांत है ये दिया गया है स्किनर के द्वारा। अब ये होता क्या है? तो 2 तरीके का होता है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, निगेटिव इन्फोर्समेंट हो सकता है। पॉजिटिव में क्या होता है? पॉजिटिव में हम कह सकते हैं पुरस्कार के माध्यम से बच्चे में जो व्यवहार की आवृत्ति होती है वो बढ़ जाती है।
और दंड के माध्यम से निगेटिव में दंड जब प्रक्रिया आप करेंगे, बच्चे को कुछ डांटेंगे तो वो जो है उसकी आवृत्ति, व्यवहार करने की आवृत्ति कम हो जाती है ना। जैसे पुरस्कार दोगे तो वो उसके सीखने की क्षमता बढ़ेगी, सीखने की क्षमता बढ़ेगी, मोटिवेशन बढ़ेगा और वो बहुत ही अच्छे तरीके से कार्य करेगा। लेकिन जब बात बात पे डांटते रहोगे तो डिमोटिवेट होगा और जो है धीरे धीरे उसका मोटिवेशन, मोरल जो है, वैल्यूज डाउन होते जाएंगे। तो यहाँ पे इसी बात को यहाँ पे डिफाइन किया गया है। तो बंधनकारी सुदृढ़ीकरण दो तरीके का है। पुरस्कार देने से बच्चा जो है वही करता है जो आप जो है कराना चाह रहे हो, और दंड देने से व्यवहार की आवृत्ति कम होती है, जिसे कहते हैं निगेटिव सुदृढ़ीकरण। ठीक है। सक्रिय अधिगम क्या होता है? तो बहुत सामान्य सा क्वेश्चन है। एक्टिव लर्निंग क्या होता है? ऐसे क्वेश्चंस आपको खूब देखने को मिलेंगे नए नए भाषा में, नए नए तरीके से। आपको बस इतना पता होना चाहिए कि एक्टिव लर्निंग का मतलब क्या है। एक्टिव मतलब जहां पे काम जो है बैठ के नहीं हो रहा हो, एक्शन के रूप में हो रहा हो, कुछ भी स्वयं से कर रहा हो, करके सीख रहा हो। और लर्निंग मतलब सीखना, जहां पे बच्चा स्वयं से कार्य कर रहा हो, का स्वयं से करते हुए सीख रहा हो। तो यहां पे आंसर देखिए, चुपचाप बैठना, केवल बोले, पाठ्य पुस्तक पढ़ा, यहां गतिविधि में भाग ले। आंसर हो गया ऑप्शन सी। ठीक है, बहुत सामान्य सा है। विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया, यह विचार किससे संबंधित है? मैं बार बार एक बात और भी कहूंगा कि विकास के संबंध में आपसे, विकास और वृद्धि के संबंध में आपसे एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, इसलिए इस टॉपिक को पढ़ लीजिए। मैंने इसका प्रॉपर वीडियो बना रखा है, थ्योरी वीडियो बनाया प्लस क्वेश्चन वीडियो भी बनाया, दोनों बनाया। तो उसको देखना आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसे देखें जरूर। ठीक है, तो उसको देखिए, उसके नोट्स बनाइए, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आते हैं, बहुत बारीक बारीक चीजें रहती हैं। तो अक्सर वो क्वेश्चंस गलत कर देते हैं जो पहली बार एग्जाम देने जाते हैं। जब सुबह 2 बार, साल में 2 बार एग्जाम दे लेते हैं, तब तीसरी बार में उनको पता चल जाता है कि ये चीज भी इंपॉर्टेंट है, तब वो गलतियां नहीं करते। इसलिए अगर आप पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं तो उस वीडियो को देख लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया, यह विचार किससे संबंधित है? यह है निरंतरता। निरंतरता, तो ये कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया मतलब निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। मतलब वोम्ब टू टॉम्ब, जन्म से शुरू होती है विकास की प्रक्रिया, उसके मरने तक जो है चलती रहती है। टॉम्ब मतलब उसके जो है, टॉम्ब का मतलब होता है मकबरा। ठीक है, और वो मतलब गर्भ होता है। चलिए, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, हमला और विरोध की अवस्था है। ये कथन किसका है? तो किशोरावस्था को इन्होंने स्ट्रेस एंड स्टॉर्म की अवस्था कहा था। स्टॉर्म मतलब तूफान और स्ट्रेस मतलब संघर्ष, तनाव। तनाव और तूफान की अवस्था कहा था, स्टैनले हॉल ने कहा था। आंसर हो गया ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जीन पियाजे द्वारा प्रस्तावित संज्ञान में परिवर्तन करने वाले कारकों में से नहीं है? तो पहली बात आपको याद होना चाहिए कि जीन पियाजे ने जो सिद्धांत दिया था, संज्ञानात्मक का सिद्धांत दिया था, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरम दी थी। इसके तहत इन्होंने 4 चरण दिए थे। ये बात याद, चारों चरण अच्छे तरीके से याद होने चाहिए, बिल्कुल रटे होने चाहिए। हर चारों चरणों के बारे में पता होना चाहिए कि किस चरण में बच्चा किस तरीके के गुणों को प्रदर्शित करेगा। अब आ जाते हैं, तो संज्ञानात्मक परिवर्तन गतिविधि के माध्यम से सीखेगा, जैविक परिपक्वता से सीखेगा। सांस्कृतिक उपकरण को इन्होंने महत्वपूर्ण नहीं माना था। सांस्कृतिक उपकरण को किसने महत्वपूर्ण माना था? तो इसको माना था वाइगोस्की ने। और संतुलीकरण, तो आंसर यहां पे आपको सी देना है। ठीक है, एक टीचर बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित कर सकता है? तो बच्चों को समस्या का समाधान करने में सक्षम बनाने के लिए किस तरीके प्रोत्साहित कर सकता है? तो यहां पे देखिए, हमें पॉजिटिव आंसर देखना है। यहां पे कंठस्थीकरण करने के लिए, मतलब रट्टू तोता वाली बात हो रही है। सहज बोध अनुमान लगाने की बात हो रही है। प्रश्नों को व्यवस्थित तरीके से समाधान लिख करके एक ही प्रश्नों के उत्तर के अभ्यास, पर्याप्त अवसर। यहां पे आंसर है बच्चों को समस्या के बारे में सहज बोध अनुमान लगाने के लिए कहना कि बेटा अपनी पहले समस्या को पहचानने का प्रयास करो। ठीक है, फिर उसमें से और बहु विकल्पों को ढूंढने का प्रयास करो कि इसमें क्या क्या तरीके से हम इस समस्या को सॉल्व कर सकते हैं, है ना। थोड़ी थोड़ी बीच में हेल्प भी करते रहो और फिर उसके लिए जो है प्रोत्साहित करो। तो आंसर यहाँ पे जो होगा वो सही आंसर बैठता है, वो ऑप्शन बी। हेंज डायलेमा का उपयोग कोहलबर्ग ने किस उद्देश्य के लिए किया था? कोहलबर्ग जिन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था,
अब हेंज डायलेमा क्या होता है, इसमें के तहत जो है, इसके तहत इसमें क्या होता है कि बच्चे से कुछ जो है सिचुएशन दी जाती है, कुछ सिचुएशन दी गई कि एक व्यक्ति चोरी करता है तो उसे चोरी क्यों नहीं करनी चाहिए। ऐसी सिचुएशन हुई कि माँ बाप बीमार है, दवा चाहिए, तो फिर चोरी क्यों, दवा दवा चाहिए और दवा कोई नहीं दे रहा है, पैसे भी नहीं है, तो पैसे की आदमी चोरी करेगा, क्योंकि इधर बाप माँ पत्नी कोई भी हो सकता है, मर जाएगा। तो ये सारे जो है डायलेमा है, ठीक है। ऐसी सिचुएशन में नैतिक दुविधा, डायलेमा का मतलब होता है नैतिक दुविधा में पड़ जाना, है ना। तो हेंज एक नाम के जो व्यक्ति थे, उनकी बात हो रही है। तो डायलेमा मतलब होता है नैतिक दुविधा में पड़ जाना, कि सही और गलत में ये ना निर्णय कर पाना कि सही क्या है और गलत क्या है। जैसे भूखे मरने जा रहे हो, भूख के मारे बिल्कुल तड़पे जा रहे हो, मरने की कगार पे हो, और आपको खाना जो है मिल रहा है, लेकिन आपको ऐसा सिचुएशन बन रही है कि चुरा के ही खाना पड़ेगा, या किसी के बारात में चुपचाप घुस जाओ और बाराती बन के खा जाओ खाना। तो ये डायलेमा हो गया, नैतिक दुविधा की, यार नहीं भाई मैं किसी की बारात में कैसे जा सकता, ऐसे। तो ये जो होता है उद्देश्य है नैतिक तर्क का विश्लेषण करना। भाई नैतिकता शब्द आ गया, बस समझ लो, आंसर तुरंत लगा देना है। बाकी भावनात्मक से कोई लेना देना नहीं, सामाजिक व्यवहार से कोई लेना देना नहीं, संज्ञानात्मक विकास से कोई लेना देना नहीं है। कोलबर्ग का सिर्फ नैतिकता से मतलब है। यहां पे ऑप्शन हो गया बी। निम्नलिखित में से कौन सा कोलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना से संबंधित? तो कोलबर्ग ने जो सिद्धांत दिया था, नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, इसके तहत इनकी आलोचना हुई थी, और वो आलोचना इस आधार पर हुई थी क्योंकि इनका सिद्धांत केवल पश्चिमी संस्कृति पर आधारित था, पश्चिमी संस्कृति पर आधारित था और लिंग भेदी था। मतलब इन्होंने सिर्फ जितने भी उदाहरण पेश किए वो पुरुष आधारित उदाहरण थे, महिलाओं के उदाहरण जो है अलग उन्होंने दिया ही नहीं, क्योंकि दोनों के हो सकता है, पुरुष की सोच और महिलाओं की नैतिकता में अंतर हो सकता है। इसलिए यहाँ पे दो बातों को याद रखिएगा, नोट कर लीजिए, दो बातें याद रखिएगा, पश्चिमी संस्कृति और जो है लिंग जो है आधारित जो है यहाँ पे रखा गया, मतलब पुरुषवादी ज़्यादा जो है उदाहरण पेश किए गए, महिलाओं को लेकर के इन्होंने कोई उदाहरण नहीं दिए, और पूर्व की संस्कृति के बारे में कोई भी बात नहीं कही। सारा कुछ जो है पश्चिमी, मतलब अमेरिका का टेस्ट था तो अमेरिका में ही बस करते रहे, वहाँ के लोग वहाँ के हिसाब से करते रहे वहाँ के टेस्ट, ठीक है। एक टीचर को क्या करना चाहिए? तो एक टीचर को क्या करना चाहिए? एक टीचर को अनदेखी करनी चाहिए, मैं तो कुछ नहीं पढ़ रहा हूँ, या फिर जो है सम्मान करना चाहिए, या फिर तुलना करना चाहिए, या फिर एक विशेष जो है समुदाय के बच्चों को बढ़ावा देना चाहिए। तो आंसर है यहाँ पे ऑप्शन बी। देखिए टैग वर्ड से कर लिया क्वेश्चन, सभी संस्कृतियों का सम्मान करना चाहिए, विद्यार्थियों के बीच में तुलना बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, और केवल किसी विशेष संस्कृति समुदाय के बच्चों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। हमें सभी बच्चों को जो है, हमें सभी संस्कृतियों का सम्मान करते हुए जो है बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि एक स्कूल में समावेशी क्लासरूम होती है, समावेशी स्कूल होता है, वहाँ पे सभी प्रकार के बच्चे होते हैं, तो उन सबका सम्मान करना बहुत ज़रूरी है। भाषा में विविधताएं हो सकती हैं, उनके पहनावों में भी विविधता हो सकती है। भाई एक के सर में पगड़ी नहीं है, दूसरा पगड़ी पहनता है, तो कोई बच्चा हंस भी सकता है। तो इस तरीके की चीज़ें नहीं होना चाहिए, उसको समझाना चाहिए कि ये सभी जो है ये चीज़ें गलत होती हैं, है ना। एकाधिक बुद्धिमानी सिद्धांत कहता है कि, तो एकाधिक बुद्धिमानी का मतलब होता है एक से अधिक बुद्धिमान। तो ये एक सिद्धांत जो है गार्डनर से संबंधित है। ये सिद्धांत किससे संबंधित है? गार्डनर से संबंधित है। इसके तहत जो है इन्होंने डिफाइन किया था कि बुद्धि एक प्रकार की नहीं होती, बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। बस इतना शब्द याद रखना, बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था विशिष्ट बुद्धि के अंतर्गत, जिसमें एक को म्यूजिक अच्छा लगता है, कोई फिजिकल स्ट्रेंथ में अच्छा है, तो कोई सिंगिंग में अच्छा है, तो कोई भाषा में अच्छा है ना। तो इस तरीके से जो है चीज़ें होती है। कोई जो है आर्किटेक्ट है, खाली स्थान को समझने में बहुत बेहतर है, कोई अपने भावनाओं को समझता है, कोई दूसरे के भावनाओं को समझता है। ये कुछ जो है एक बुद्धिमान जो है इंटेलिजेंस जो है होती है, ठीक है। बच्चों में प्रतिभाशालिता का कारण हो सकता है, क्या हो सकता है? प्रतिभाशालिता, बच्चे जो है क्रिएटिविटी बहुत अच्छे पढ़ाई लिखाई में हो सकते हैं, क्या हो सकता है, क्या हो सकता है? तो यहाँ पे हो सकता है, उसका मूल कारण हो सकता है कि आनुवांशिकता और वातावरण के बीच अंतःक्रिया। एक बच्चे का जो डेवलपमेंट टिका होता है वो हेरिडिटी और उसके इन्वायरमेंट पर टिका होता है। दोनों का सही होना बहुत ज़रूरी होता है। माता पिता से मिलने वाले गुण को हम हेरिडिटी नाम देते हैं, आनुवांशिकता कहते हैं, और वातावरण जो हमारे आसपास मौजूद है, वातावरण मतलब हम घर का माहौल, बाहर का माहौल, पड़ोस का माहौल, स्कूल का माहौल, ये सब जो अच्छा माहौल अगर आप बच्चों को देंगे, अच्छे से उससे बात करेंगे, अच्छे से इंटरेक्ट करेंगे, ऑफिस से आने के बाद बच्चे से थोड़ी देर बात करिए,
उससे पूछिए कि स्कूल में क्या क्या सीखा, उसके प्रॉब्लम्स को जानने का प्रयास किए, उसके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देने का प्रयास किए। तो ये सब चीज़ें जब मिलती हैं तो एक बच्चे का डेवलपमेंट बहुत ही अच्छे तरीके से होता है और वो नो डाउट जो है वो जीवन में कुछ ना कुछ करेगा ज़रूर। अब जरूरी नहीं है कि आप टारगेट बना के बैठे हो कि आईआईटी ही निकाले, लेकिन वो आईआईटी नहीं निकालेगा तो किसी और क्षेत्र में कुछ और करेगा, है ना। या आईएएस नहीं बनेगा तो पीसीएस बनेगा, पीसीएस नहीं बनेगा तो एसएससी की जॉब करेगा, एसएससी की जॉब नहीं करेगा तो रेलवे की जॉब करेगा, कुछ ना कुछ करेगा, अच्छा करेगा। ये मेरा कहने का मूल अर्थ निकलता है। अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त तरीका नहीं होगा। तो देखिए, अति संवेदनशील बच्चे मतलब बात बात पे रोने वाले, बात बात पे हंसने वाले, बात बात पे एग्रेसिव होने वाले बच्चों की बात हो रही है। तो यहाँ पे ऐसे बच्चों के लिए उपयुक्त तरीका होता है कि देखिए उनको वैकल्पिक विषयों को जो है वैकल्पिक तरीकों को पेशकश करेंगे, बिल्कुल सही। उनके दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधियों का समावेश करेंगे, बिल्कुल सही। बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना, अगर आप डांटोगे तो अति संवेदनशील बच्चा है वो और जो है एग्रेसिव हो जाए और गुस्साएगा और नाक से धुआं फेंकेगा, ऐसा जो है हरकतें करेगा, गुस्सा सामान फेंकेगा, है ना। कई बार जो है बच्चे कुछ और बड़ा कदम उठा लेते हैं, है ना। तो ऐसा आपने अक्सर देखा होगा। छोटे छोटे कार्यों में जो है उनको तोड़ना, उनको नहीं, छोटे छोटे कार्यों में उनके प्रॉब्लम्स को छोटे छोटे सेक्शंस में तोड़ना, धीरे धीरे उनको सिखाना इस तरीके से। पता चला उन्हीं को तोड़ना समझ गए। चलिए ठीक है। सिगमंड फ्रॉइड किस सिद्धांत से संबंधित है। तो सिगमंड फ्रॉइड ने जो सिद्धांत दिया था, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया था, साइको एनालिसिस जो है सिद्धांत दिया था। ठीक है, तो आंसर हो गया ऑप्शन यहां पे सी। फ्रॉइड के अनुसार व्यक्तित्व के कौन से घटक जन्म से ही होते। तो व्यक्तित्व के लिए 3 घटक जिम्मेदार बताए थे, इड, ईगो और सुपर ईगो। क्या है, सुपर ईगो। ये 3 नाम आपको याद रखना है। तो यहां पे जन्म से ही उपस्थित होते हैं, व्यक्तित्व के कौन से घटक जन्म से ही उपस्थित होते हैं। तो यहां पे आंसर है इड, ऑप्शन यहां पे ए सही जवाब है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस सिद्धांत को नोम चोम्स्की ने प्रस्तावित किया था। नोम चोम्स्की जिन्होंने जो सिद्धांत दिया था, सार्वभौमिक व्याकरण का सिद्धांत दिया था। क्या दिया था, सार्वभौमिक व्याकरण का सिद्धांत दिया था, है ना। सार्वभौमिक व्याकरण का मतलब होता है, मतलब ऐसे नियम कानून जो सभी जगह काम करें भाषा के स्तर पे। ठीक है, तो इन्होंने भाषा को जो है इस रूप में माना था कि जन्मजात क्षमता के रूप में माना था। भाषा को इन्होंने जन्मजात क्षमता के रूप में माना था। दूसरा पॉइंट याद रखिएगा, भाषा को वैज्ञानिक रूप से समझाने का प्रयास किया था, है ना। तो समझाने का आधार रखा था। तो इन दोनों बातों को आप नोट कर लीजिए, बस आपको एग्जाम में क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। ठीक है। जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा क्या आवश्यक है। जीन पियाजे जिन्होंने क्या दिया था, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, जिसके तहत इन्होंने बच्चे के विकास में 4 चरण बताए थे। उन 4 चरण जिसमें बच्चा पैदा होता है तो उसे संवेदी प्रेरक अवस्था कहते हैं, और जहाँ बच्चा आखिरी चरण में जहाँ पे बच्चा कल्पनाशील हो जाता है ना, तो ये चीज़ें होती हैं। अमूर्त जो है जिसे कहते हैं, सिद्धांत कहते हैं अमूर्त। तो यहाँ पे क्या होता है कि विद्यार्थी जो होता है शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन के द्वारा सीखते हैं। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे ए हो गया। थॉर्नडाइक के मुख्य रूप से किस सिद्धांत के लिए जाना जाता है। मैंने अभी आपको बताया था, थॉर्नडाइक जिन्हें सीखने का नियम दिया था, इन्होंने सीखने का नियम प्रस्तुत किया था, जिसके तहत इन्होंने 3 तरीके बताए थे, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम और प्रभाव का नियम। आंसर इसी में से कोई होगा, ढूंढ लेते हैं। प्रभाव का नियम आंसर हो गया, देखिए। ठीक है, सामाजिक अधिगम किन्होंने दिया था, वाइगोस्की ने दिया। नैतिक अधिगम दिया था, किसने दिया था, कोहलबर्ग ने दिया था। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, पियाजे ने दिया था। प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। देखिए, प्रकृति और पोषण, प्रकृति जो मौजूद है और पोषण जो हम बाहर से देते हैं। तो प्रकृति के जो मौजूद है, आनुवांशिकता को हम प्रकृति से रिलेट करेंगे और पोषण को हम वातावरण जो हम बाहर से देते हैं, वातावरण। तो एक बच्चे का डेवलपमेंट हेरिडिटी और इन्वायरमेंट की परस्पर क्रिया से होता है। हम कह सकते हैं एक बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है प्रकृति पोषण पर आधारित होता है। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा। व्यवहार और वातावरण जीन ये सब कुछ भी मत लगाइएगा।
स्टर्नबर्ग के अनुसार बुद्धिमत्ता का त्रिस्तरीय सिद्धांत किन 3 घटकों से मिलकर बना है? तो स्टर्नबर्ग ने त्रिस्तरीय सिद्धांत दिया था और स्पियरमैन ने द्विस्तरीय सिद्धांत दिया था। स्पियरमैन ने बुद्धि के अंतर्गत 2 बातें बताई थी, जिसे जनरल फैक्टर और स्पेसिफिक फैक्टर के रूप में डिफाइन किया था। स्टर्नबर्ग ने इस जो है तीसरे सिद्धांत में विश्लेषणात्मक, रचनात्मक और व्यवहारिक चीजों को जो है लिया था, जिसमें विश्लेषणात्मक मतलब विश्लेषण करना, अपनी समस्याओं का विश्लेषण करना। पहले समझने का प्रयास करो, एनालिसिस करो कि यार ये समस्या है क्या। जब एनालिसिस करोगे, जानोगे, समझोगे, तभी तो कुछ आगे बढ़ेंगे। फिर रचनात्मक में क्या होता है, इंटेलिजेंस में नई परिस्थितियों में नवाचार खोजना कि इस जो है समस्या में क्या नया तरीका खोज करके हम इस समस्या से इजाद पा सकें, है ना, इस समस्या से दूर हो सके। व्यवहारिक में क्या होता है, व्यवहारिकता में मतलब कि उस ज्ञान का जो है प्रयोग करने की क्षमता आना चाहिए, व्यवहारिकता होना चाहिए, है ना, प्रैक्टिकल। तो उस रचनात्मक के बाद व्यवहारिकता, नई परिस्थितियों में ज्ञान का उपयोग कैसे किया जाए, प्रैक्टिकल यूज कैसे किया जाए। तो इन तीनों बातों को अच्छे तरीके से लिख लीजिए। बहुत सरल भाषा में मैंने बताया है, बस इतना लिख लेना, आंसर आपको मिल जाएगा अगर ये क्वेश्चन पूछा गया तो। ठीक है। डिस्फेसिया मुख्य रूप से किस संबंधित समस्या है, किससे संबंधित समस्या है? तो डिस्फेसिया जो होता है, मैंने प्रॉपर एक वीडियो आपके लिए बना रखा है अधिगम विकार के संबंध में, है ना, लर्निंग डिसेबिलिटी के संबंध में। आप उस वीडियो को देख लीजिए, कोई बात नहीं, मैं आपको 3 से 4 दिन के अंतर्गत जो है आपको ये सारे कंप्लीट वीडियो करा दूंगा जो मैंने अभी आपसे बताया है। मूल्यांकन वाला वीडियो, पियाजे का एक थ्योरी करा देता हूं और मैं ये अधिगम विकार करा देता हूं, और एक टैगवर्ड वाला भी मैं वीडियो आपको दे दूंगा। ठीक है। तो देखिए, डिस्फेसिया जो है ये संबंधित है भाषा की समस्या से। इसमें क्या होता है, डिस्फेसिया से ग्रसित बच्चा बोलने, लिखने, समझने, पढ़ने में उसको कठिनाई होती है। न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती है, बाहर से चोट लग सकती है, उससे भी हो सकती है। ठीक है। तो इस बात को याद रखना, दृष्टि, श्रवण और स्मृति मत लगा देना। पीडब्ल्यूडी अधिनियम 1995 के अनुसार अशक्त व्यक्ति को चिकित्सीय सत्ता द्वारा प्रमाणित जो है किया जाना चाहिए कि वह कम से कम कितना अशक्त हो, से ग्रसित ना हो। यहाँ पे बोल रहा है कि जो फिजिकली हैंडीकैप्ड जो व्यक्ति होता है, किसी अधिकारी के द्वारा जो उसको प्रमाण सर्टिफिकेट मिलता है, उस कितने से अधिक नहीं होना चाहिए, कितने से कम नहीं होना चाहिए, कम अशक्तता से ग्रसित नहीं होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आंसर है 40%। व्यक्ति के अंतर्गत, व्यक्ति के ऊपर जो है 40% जो है डिसेबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, इससे कम नहीं होनी चाहिए। ठीक, आंसर हो गया ऑप्शन यहाँ पे डी। स्किनर के अनुसार सकारात्मक सुदृढ़ीकरण, रीइंफोर्समेंट, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का अर्थ क्या है? तो मैंने अभी आपको बताया था, स्किनर ने सकारात्मक सुदृढ़ीकरण के बारे में अभी मैंने क्वेश्चन कराया था। तो किसी अवांछनीय व्यवहार को दंडित करना, ये बिल्कुल भी नहीं होता क्योंकि ये निगेटिव के अंतर्गत आएगा। सही उत्तर पर पुरस्कार देना, तो आंसर हो गया। मैंने आपको बताया भी था बाकायदा कि पुरस्कार देने से बच्चा वही करता है जो उसको जो है, तो पुरस्कार दोगे, सही दोगे तो उत्तर भी सही पाएगा, फिर वो और भी कोशिश करेगा कि उसको पुरस्कार मिले और पढ़ने की कोशिश करे। गलत उत्तर पे सजा दोगे तो और जो है ढीठ हो जाएगा, मार खाएगा, कहेगा बट साला रोज मार खाते हैं, नहीं आता तो पढ़ने भी मार खाते हैं, ऐसे में हमें नहीं आता, ऐसे ही बातें होंगी, है ना। तो ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है। एक टीचर को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका क्या अर्थ निकलता है? तो भाई देखो, एक टीचर को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका मूल अर्थ है कि उसके पास धन संपदा होनी चाहिए, ये नहीं है। उसके पास उच्च स्तर का संपर्क होना चाहिए, बड़े बड़े ऑफिसर्स, अधिकारियों से उसका संपर्क है, ये नहीं। उनका अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। तो एक टीचर का साधन क्या है? उसका ज्ञान है, तो यही होना चाहिए। तो उस ज्ञान, बच्चे अगर कोई समस्या पूछें कि सर ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, तो उसका सॉल्यूशन, उसका निवारण उसको करना आना चाहिए। अगर किसी वजह से उसको, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर किसी वजह से वो क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पा रहा है, तो उसको कहना चाहिए कि मैं आज इसका उत्तर देने में असमर्थ हूं, कल मैं आपको इसका उत्तर पता करके मैं जरूर बताऊंगा आपको। और फिर उसको उस बारे में पता करना चाहिए कि ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आपसे आता है तो अक्सर ये सोचते हैं कि अरे टीचर होकर के बच्चों से ये कैसे कह सकता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। वो बिल्कुल कह सकता है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप सब कुछ जानते हो, पर आपको बहुत कुछ पता होना चाहिए। ठीक है।
तो इस तरीके के 30 क्वेश्चंस थे। मोस्ट जो है क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ये सारे क्वेश्चंस जो है एग्जाम में पूछे गए, 2011 से अब तक पूछे गए हैं। तो इन क्वेश्चंस को तैयार कर लीजिए अच्छे तरीके से और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि पहली बार सीटेट कौन दे रहा है और इस पेपर में उन लोगों ने कितने नंबर हासिल किए हैं, मतलब 30 में से उनके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो इस बात को ज़रूर से ज़रूर कमेंट करिएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करते हुए जाइएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा ताकि उनका भी जो है फ़ायदा हो, लाभ हो। दोस्तों का भला ज़रूर करिए, सब्सक्राइब करिए अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है। धन्यवाद।